Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of श्रीमती मौरी देवी तापरिया गर्ल्स कॉलेज। आज अपन एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको किर्चॉफ लॉ संधि क्या होती है, जो अपनी नॉर्मल डेफिनेशंस थी उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब उसके बाद में आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे हम सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं किर्चॉफ के लॉज का यूज लेके, तो उसी के रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके का ये होता है आप देखिए, इन्होंने अपने को बोल रखा है कि 1.6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक सेल के ध्रुवों को 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेल से दी गई धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपन इसका क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है। इन्होंने क्या बोला, 1.6 विद्युत वाहक बल, तो 1.6 विद्युत वाहक बल तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना 2 ओम दे रखा है कि एक सेल के ध्रुवों को उसका मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, हम इसका डायग्राम सेट करते हैं। ये मान लीजिए वो अपनी विद्युत वाहक बल हमने यहाँ पे ले लिया। विद्युत वाहक बल के लिए हम इसका यूज ले लेते हैं। इसके ये जो 2 ध्रुव हो जाएंगे, इन ध्रुवों को किससे जोड़ा गया है, आपके एक सेल के ध्रुवों को 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम यानी प्रतिरोध ये आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, ये अपना 5 ओम वाला हो जाएगा, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, इसके भी समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये क्या था, अपना E था विद्युत वाहक बल, और ये E कितना है 1.6 वोल्ट, ये कितना है आपका 1.6 वोल्ट। इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है इन्होंने, आपको 2 ओम दे रखा है। ठीक है, ये 2 ओम हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि एक सेल के ध्रुवों को 5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोध हो, इसको मैं क्या बोल देता हूँ R1 5 ओम, इसको बोल देता हूँ R2 यानी कि 12 ओम में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो उसका एक रफ डायग्राम सेट कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो रफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वैसे भी क्या करना पड़ेगा, डायग्राम सेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमने डायग्राम सेट कर लिया। अब उसके बाद में देख लेते हैं कि अब धारा की दिशा किस तरीके से होती है। धारा की दिशा हमें पता है प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये प्लस है ये माइनस है, तो अपनी धारा की दिशा इधर हो जाएगी। इधर हम बोल देते हैं, इसको हमने बोल दिया I। ठीक है, अब I है इधर, अब यहाँ से आगे एक और धारा इधर जाएगी, एक धारा इधर आगे निकल जाएगी, इसको हम बोल देते हैं I1, इसको हम बोल देते हैं I2। यानी कि I है वो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इधर जा रही है I1, इधर वाली जा रही है आपकी I2। इस तरीके का क्या है इसमें सीन रहता है। अब इसमें आपने 2 लूप बन रहे हैं, पहला ये लूप बन रहा है, दूसरा ये वाला लूप बन रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ लूप 1, इसको मैं बोल देता हूँ लूप 2। इस लूप 2 के अंदर जो धारा है वो इस तरीके से बह रही है, और लूप 2 के अंदर है लूप 1 में धारा इस तरीके से बहेगी, और लूप 2 में क्या है, अपने एक धारा इधर जा रही है एक धारा इधर जा रही है। ठीक है, ये इसका हमने डायग्राम सेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है अपने पास में, कि अपने को दिया हुआ क्या है। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है अपने को कि 1.6 विद्युत वाहक बल, यानी मैं E की वैल्यू रख देता हूँ कितनी 1.6 वोल्ट। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r कितना है आपके पास में 2 ओम है। उसके बाद कैपिटल R1 कितना है 5 ओम, कैपिटल R2 कितना हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होने के बाद में धारा आपको इसने क्या बोला, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेल से दी गई धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी सेल से जो I दी गई है वो ये आपको निकालनी है, तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी आपको I1 निकालना है और आपको I2 निकालना है। प्रत्येक प्रतिरोध यानी इस वाले में तो क्या जा रहा है, अपना I1 जा रहा है R1 में, और इधर क्या जा रही है R2 जा रही है। ये आपको कैलकुलेट करनी है। ये अपने पास में अब कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से अपने को इसको पूरे के पूरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक बार इस एग्जाम्पल को हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, देन उसके बाद हम आगे इसको देखते हैं, क्योंकि इसका तो आपको यूज है नहीं, जो अपने को गिवन था वो हमने राइट डाउन कर लिया, और आपने भी राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब आगे
धाराएं निकालनी है। धारा निकालने के लिए अपना दूसरा सिस्टम था कि आपको वोल्टेज रूल का यूज लेना है। करंट निकालने के लिए आपको वोल्टेज किरचॉफ के सेकंड रूल का यानी वोल्टेज लॉ का आपको उपयोग लेना है कि वोल्टेज का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। लेकिन उससे पहले ये I1 है और I2 है, इन तीनों में अगर अपन इस संधि के ऊपर रिलेशन की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से यहीं कर देता हूँ, ये वाला चीज़ तो यहाँ लिख देता हूँ कि धारा के नियम से, या फिर ऐसे लिख देता हूँ किरचॉफ के नियम से। यहाँ क्या लिखा हमने, KCL फर्स्ट लॉ। इससे क्या आ रहा है कि ये जो I है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो रही है। और इस संधि की बात करोगे तो हमने क्या बोला था, संधि में से निकलने वाली धारा नेगेटिव, संधि में जाने वाली धारा पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ पे I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल क्या आएगा, 0। यानी I माइनस I1 माइनस I2 बराबर क्या आएगा आपके पास में, 0 आएगा। ये धारा के नियम से हम बोल सकते हैं। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं तो हम क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मेरे को I2 कैलकुलेट करना है तो I2 को उधर भेज देता हूँ। I2 को अगर मेरे को I और I1 की फॉर्म में लेके आना, I2 को उधर भेजा, माइनस का प्लस हो गया, इधर I माइनस I1 रह गया। यानी I माइनस I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब यहाँ पे जो I2 आया है इसको मैं लिख देता हूँ I माइनस I1। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये अपने को पता चल गया कि कौन सी वैल्यू किसकी है, तो अब इसको भी हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, I माइनस I1 ये सारा। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अपने को इक्वेशंस बनानी है, समीकरण बनानी पड़ेगी सर्किट एनालिसिस में वोल्टेज को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दूंगा, तो आप उसमें चले जाएंगे, या फिर चैनल के ऊपर भी प्लेलिस्ट है BSc सेकेंड ईयर की, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं। वो देखेंगे तब ये न्यूमेरिकल समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट वाले पास की बात करते हैं। इसमें अपन धारा की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि फर्स्ट लूप में हम क्या करते हैं, आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाते हैं, KCL वोल्टेज लो। ठीक है, KCL वोल्टेज लो। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी आप बात करते हैं वोल्टेज लो, यानी इसके अंदर जितने भी वोल्टेज जा रहे हैं वो विद्युत वाहक बल के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस वाले वोल्टेज के अंदर क्या क्या वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे R बराबर 2 ओम था अपने पास में। तो अब इसमें किरचॉफ के सेकंड नियम का जब आप यूज करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप I1 में बात करोगे तो I1 में इस 2 ओम से आ रही है धारा, तो वोल्टेज बन जाएगा V बराबर IR। तो I मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 2 प्लस यहाँ से आगे की तरफ में जा रही है धारा, यानी कि इसमें ये तो सीधी बह रही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, धारा की दिशा पॉजिटिव ही है। तो ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने वोल्टेज लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वोल्टेज आपका धारा की दिशा में ही है तब तो प्लस लेंगे, अगर नहीं है तो नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पे ये I1 धारा की दिशा में ही चल रहा है वोल्टेज इस तरीके से, तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, I1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा R1 यानी 5 बराबर में क्या आएगा आपका विद्युत वाहक बल का बीजीय योग, यानी विद्युत वाहक बल कितना है 1.6। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको जब आप कंबाइन करते हैं तो आ जाएगा 2I प्लस 5I1 इक्वल आ जाता है 1.6। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अपने पास 2 इक्वेशंस आ चुके थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लूप की, लूप 2 KCL वोल्टेज लो। दोनों में ही वोल्टेज लो लगाना पड़ेगा। इसकी आप बात करेंगे तो यहाँ पे I1 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, I2 को I माइनस I1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे तो मैं क्या लिखूँगा, इसकी बात करते हैं तो ये तो धारा I1 क्या है, I1 आपके धारा की दिशा के अंदर बह रही है, धारा इस साइड जा रही है, ये यहाँ से आगे इस साइड निकल गई। तो इसका मतलब इसको तो आप क्या लोगे, फिर यहाँ से ये एकदम सीधी आ गई। अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले की, तो यानी ऐसे चलेगा,
तो यहाँ पे जो अपना वोल्टेज है वो वाला वोल्टेज क्या है, इस प्रतिरोध पर वोल्टेज की बात करेंगे तो धारा यहाँ से आपकी आ रही है इस तरीके से, फिर यहाँ पे आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये तो आपका धारा की दिशा में है, ये धारा की दिशा में नहीं है, इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या ले लेते हैं, I माइनस I1 मल्टीप्लाई करा दो 5 से, इधर ये 5 में जाके मिल रही है ना, 12 को इससे करवा दो, 12 में मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद में अब ये तो यहाँ तक अपने पास में क्लियर हो गया कि अपने पास दूसरे वाला जो था वो कितना था 10, और ये सॉरी यहाँ पे कितना था R2 आपका 10 था। तो इस I2 को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 10 से, ये I2 मल्टीप्लाई होगा 10 से, और ये वाला है I1 कहाँ से आया आपका, इधर नेगेटिव, तो इसको मैं माइनस करके I1 कर देता हूँ, और इधर कितना आया साथ में 5 ओम आ गया। यानी ये आपको क्या मिला I2, इससे पहले क्या मिलेगा, इधर I2 है ये, तो I2 मल्टीप्लाई 10 माइनस I1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल में बीजीय योग कितना होगा 0, क्योंकि इधर और कोई विद्युत वाहक बल है नहीं तो उसके बराबर में करते तो वो वैल्यू हम रख देते। फर्स्ट लूप के अंदर तो आपके पास में ई था, इधर तो कोई है नहीं तो इसको क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट हुआ। तो अब यहाँ पे I1 मल्टीप्लाई 5 आ गया, इसको I माइनस I1 कर दिया, तो अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये I2 मल्टीप्लाई 10 हो गया, I1 मल्टीप्लाई कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्व, तो I माइनस I को I 10 से करोगे आएगा क्या 10I। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10I, माइनस 10 को I1 से कराया 10I1 माइनस 5I1 इक्वल में 0। इसको और इसको उठाओगे तो आएगा 10I माइनस 15I1 इक्वल आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप I की वैल्यू निकालते हो, चलो ठीक है, I की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा 15I1 डिवाइड बाई 10, I की वैल्यू निकाली, उधर गया पॉजिटिव बन गया, नीचे जाके 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 3 टाइम्स, ये आएगा 2 टाइम्स, मतलब मेरे को I मिल गया 3/2I1। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। I क्या मिला 3/2I1 आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 थी। इस इक्वेशन में I का मान रख देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा I1 मिल जाएगा प्रतिस्थापन विधि से। इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आपने लिख लिया होगा, मैं इसको यहाँ से आपको रफ कर देता हूँ। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, उस इक्वेशन को रखूँगा सिर्फ। ठीक है, इससे इसको इसमें रखना है इक्वेशन सोल्व करने के लिए। तो 2I की वैल्यू कितनी है 3/2I1 प्लस 5I1 इक्वल 1.6। गॉट इट। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया कैंसिल आउट, 3I1 प्लस 5I1 इक्वल 1.6, टोटल कितना आया 8I1 इक्वल 1.6। I1 कितना आ जाएगा 1.6/8, यानी I1 इक्वल कितना आया 0.2। I1 आपको कितना मिला यहाँ पे 0.2 अपने को यहाँ पे मिल गया, और धारा है तो इसका अपन मात्रक लगा देंगे 0.2 एम्पियर। ठीक है, मात्रक अपने को हर चीज़ में लगाना होता है। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद इसको थोड़ा सा और आगे, अभी अपने को I1 मिला है, I2 की वैल्यू निकालनी है। I1 अपने को ये मिल गया। अभी I और I1 में क्या रिलेशन था, यानी कि अभी हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन आई थी, क्या आई थी I इक्वल 3/2I1, I इक्वल 3/2I1। अब इसमें क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। I इक्वल क्या मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाई में 0.2, ऐसे करोगे हटा दो, नीचे आया 10, यहाँ से इसको हटा दो, कितना आया 3/10 आपको मिल गया I1। तो I की वैल्यू आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगी। I की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ पे 0.3 एम्पियर। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सा कंसेप्ट है, हमने I2 बराबर क्या लिखा था I माइनस I1 लिखा था धारा वाले नियम से। I माइनस I1 को क्या लिखा था हमने I2 लिखा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, I की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 0.3 आई, और I1 की वैल्यू कितनी आई 0.2 आई, और बराबर में I2,
यानी इसको मैं क्या लिख देता हूँ 0.3 माइनस 0.2 यानी आया 0.1 एम्पियर I2। I2 की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स, अपने पास में 0.1 आ गई। ठीक है, तो अब इन द लास्ट हम कंक्लूजन में लिख देते हैं कि धाराएं I, सीधा इसको डॉट में ही कर देते हैं, I1 एंड I2 इक्वल, I की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 0.3, I2 आया 0.1 और I1 कितना आया था 0.2, ये कितना आया 0.1 एम्पियर 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 सबके साथ टिका देते हैं। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको करवाया। तो इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल इस पे जो डिपेंड हैं वो आप ज़रूर सोल्व करिएगा, प्रैक्टिस अपनी करिएगा। आज हम इतना ही करने वाले हैं, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। समझ में आ गया हो टॉपिक तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फिजिक्स के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।